हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश सर स्ट्रगल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक स्वर है। स्वर किसे कहते हैं, देखते हैं। स्वर जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे स्वर कहते हैं। तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, देखते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। कितना है? 11। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। तो 11 स्वर जो हमारे हैं, ये देखते हैं कौन कौन सा हमारे 11 स्वर हैं। आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, यही हमारे स्वर हैं। ये 11 हमारे क्या हैं? स्वर हैं। इसमें जो हमारे 11 स्वर हैं, अन्न और आहा को स्वर में नहीं गिना जाता है, इसलिए बताया गया इनको स्वर से बाहर रखा गया है। इसलिए हमारे स्वरों की संख्या कुल कितने हो गए? 11 हैं। इसलिए कहा गया कि स्वरों की संख्या जो है 11 होता है। अब सवाल उठता है कि हमारे हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। अब आप यहाँ देखना है कि हिंदी में स्वरों की मात्रा कितनी है। हिंदी में स्वरों की मात्रा कितनी है? हिंदी में स्वरों की मात्रा कितनी है? हिंदी में स्वरों की मात्रा कितनी है या कितना होता है, तो आपको ध्यान देना है कि हिंदी में स्वरों की मात्रा कितना है या कितनी है, तो आपको ध्यान देना है कि हिंदी में स्वरों की मात्रा जो है, बताया गया है कि मात्रा जो होते हैं कितने होते हैं? 10 होता है। हिंदी में स्वरों की मात्रा 10 होती है। इसलिए 10 होता है क्योंकि आ की मात्रा नहीं होता है। कहा गया इसमें आ की मात्रा नहीं होता है। आ की मात्रा नहीं होता है, इसलिए हिंदी में स्वरों की मात्रा कुल 10 होता है। अब देखते हैं कि मात्रा हमारे जो 10 हैं वो कौन कौन से कैसे कैसे मात्रा हमारे 10 होते हैं, देखते हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो अब देखते हैं मात्रा जो देख लेते हैं। बड़ा की मात्रा है, ए छोटी की मात्रा है,
ए बड़ी की मात्रा है, ए छोटा ऊ का है, ए बड़ा ऊ का है, ए री का है, ए का है, ए आय का है, ओ का है, ए औ के मात्रा है। तो अब काउंटिंग कर लेते हैं। ये हमारे मात्रा कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसीलिए कहा गया कि हिंदी में स्वरों की मात्रा 10 होता है। तो यही हमारे 10 मात्रा हैं। और यहाँ बताया गया कि आपको आ की मात्रा नहीं होता है। तो आ की मात्रा नहीं होता है, इसलिए हिंदी में स्वरों की मात्रा 10 होता है। अब देखते हैं कि स्वर जो है, स्वर के कितने भेद हैं। स्वर के कितने भेद हैं। स्वर के भेद बताया गया कि स्वर के भेद 3 होता है। स्वर का भेद जो है 3 होता है। वो 3 हम देखते हैं कौन कौन सा है। पहला आपका ह्रस्व स्वर हुआ, ह्रस्व स्वर। दूसरा जो है दीर्घ स्वर। तीसरा जो है प्लुत स्वर। तो स्वर का भेद की बात करते हैं तो हिंदी में स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो अब देखते हैं कि ह्रस्व स्वर में कौन कौन आता है, दीर्घ में कौन कौन और प्लुत में। तो आपको देखते हैं कि ह्रस्व स्वर के अंतर्गत जो है हमारे आ जाएगा इसमें छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री। ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है। छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर के अंतर्गत जो है इसमें आ जाएगा बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, आय, ओ, औ। ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। अब यहाँ देखते हैं कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ये तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत है, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री आता है। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। अब तो ह्रस्व स्वर के विषय में कुछ देखते हैं। हम पहले पॉइंट बनाते हैं। यहाँ पे ह्रस्व स्वर बताया गया कि इनके उच्चारण में, कहा गया कि ह्रस्व स्वर में बताया गया कि इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, इसीलिए इसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। इस सबसे कम समय लगता है। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, इसीलिए इन्हें ह्रस्व स्वर कहा गया है। अब यहाँ पर ध्यान देना होगा कि जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा गया है। इसीलिए दूसरे पॉइंट में इन्हें कह सकते हैं कि ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर कहते हैं। एक मात्रिक स्वर कहते हैं। इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। तीसरे पॉइंट में देखते हैं, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं।
ह्रस्व स्वर को ह्रस्व स्वर को ह्रस्व स्वर को बताया गया कि ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। आप तो यहाँ देख चुके होंगे, देख रहे हैं कि ह्रस्व स्वर जो है इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, एक मात्रिक स्वर है और इसे ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। चौथे पॉइंट में देख सकते हैं इनकी संख्या जो है, इनकी संख्या कितनी है? 4 है। इनकी संख्या जो है यही 4 है। इनकी संख्या 4 है। पांचवा पॉइंट जो है इसमें, पांचवें पॉइंट में कहा गया है कि छंद में इन्हें लघु वर्ण भी कहते हैं। छंद में बताया गया है कि इन्हें छंद में इन्हें लघु वर्ण भी कहते हैं। अब देखते हैं कि ह्रस्व स्वर में कौन कौन है? छोटा, छोटी, छोटा और री। पहले पॉइंट में इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, इन्हें एक मात्रिक स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। छंद में इन्हें लघु वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु वर्ण भी कहते हैं। अब देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के विषय में देखते हैं। इसे दीर्घ स्वर क्यों कहा गया है? इन्हें दीर्घ स्वर क्यों कहा गया है? तो यहाँ पर ध्यान देना है कि पहले पॉइंट जो है बता के दीर्घ स्वर में कहा गया है कि मूल स्वर का करा कि इनके उच्चारण में मूल स्वर का दुगना समय लगता है। इनके उच्चारण में मूल स्वर का दुगना समय लगता है। इनके उच्चारण में मूल स्वर का दुगना समय लगता है, इसीलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दूसरा पॉइंट जो है, जब दुगना समय लग रहा है इसका मतलब हुआ कि दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो इन्हें क्या कहा गया है? द्विमात्रिक स्वर। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट है, तो इनकी संख्या 7 है। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। तो इनकी संख्या 7 जो है 1 2 3 4 5 6 7, तो इनकी संख्या जो है ये कितनी है? 7 है। चौथा पॉइंट भी देखते हैं दीर्घ स्वर के विषय में। तो इसमें कहा गया कि छंद में इन्हें कहा गया कि छंद में इन्हें गुरु वर्ण भी कहते हैं। छंद में इन्हें गुरु वर्ण कहते हैं। छंद में गुरु वर्ण कहते हैं। छंद में गुरु वर्ण कहते हैं। इनका प्रतीक या निशान जो है यश की तरह होता है। इन्हें 2 गुना गिना जाता है। गुरु है तो इन्हें क्या गिना जाएगा? 2 गिना जाएगा। और लघु को 1 गिना जाता है। रोमन की तरह 1 जो है, इसलिए इन्हें 1 गिना जाता है।
अब देखते हैं कि दीर्घ स्वर में दीर्घ गुणों की संख्या, दीर्घ गुणों की संख्या। तो आपको ध्यान देना है, दीर्घ गुणों की संख्या जो है वो कितनी है। बताया गया कि दीर्घ गुणों की संख्या जो है 3 है। कितनी है? दीर्घ गुणों की संख्या 3 है। ये 3 कौन कौन से हैं? आपका बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है। ये क्या हुआ? दीर्घ गुणों की संख्या है। दीर्घ स्वर गुणों की संख्या कह सकते हैं। इसलिए दीर्घ गुणों की संख्या जो है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको जवाब 3 देना है। और कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ है। तो इनका निर्माण कैसे हुआ देख लेते हैं थोड़ा से। बताया गया कि आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। इस प्रकार से दीर्घ गुणों की संख्या 3 है और यही 3 गुणों दीर्घ स्वर गुण हैं और इनका निर्माण इस तरह से हुआ है। इसके बाद हमारा आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर आता है। तो संयुक्त स्वर को देखते हैं हम। संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? पहले इसको देखते हैं, इनकी परिभाषा जानते हैं। तो संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? दो भिन्न भिन्न स्वरों के योग से, दो भिन्न भिन्न स्वरों के योग से जो नए स्वर का निर्माण होता है उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। या दो अलग अलग स्वरों के मिलने से जो नया स्वर बनता है उसी को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। तो संयुक्त स्वर ये तो आपका परिभाषा हो गया। अब संयुक्त स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो संयुक्त स्वर जो हमारे हैं कौन कौन से हैं? ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? ये संयुक्त स्वर हैं। तो आपको देखना है कि संयुक्त स्वर जो है यहाँ पर संयुक्त की बात कर रहा है। संयुक्त मतलब कि यहाँ पर दो स्वर के योग से या मिलने से बन रहा है। तो किस तरह से इनका योग या मिलने से बना हुआ देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि ए जो है, आपको ध्यान देना है ए का निर्माण कैसे हुआ है। बता रहा कि आ प्लस छोटी ई, तो ए का निर्माण हो गया। अब आ के देखते हैं, ए बराबर आ प्लस ए हो गया। ओ के देखते हैं, ओ बराबर, तो यहाँ पर आ प्लस ऊ हो गया। औ के देखते हैं, औ बराबर आ प्लस ओ बराबर, आपको इस तरह से इनका हुआ। तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर जब दो अलग अलग स्वरों के मिलने से नए स्वर का निर्माण होता है तो उसी को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। या कह सकते हैं दो भिन्न भिन्न स्वरों के योग से नए स्वर का निर्माण होता है तो उसी को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। तो आपको अब ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिए क्या है, एक स्वर है, ए अलग स्वर है। दोनों क्या भिन्न स्वर है? समान स्वर तो है नहीं। जब समान स्वर नहीं है, भिन्न भिन्न स्वर हैं, तो इनके योग से, इनके मिलने से, मिल करके जब एक नया स्वर बनता है उन्हीं को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है। कितनी है? 4। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है।
संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। तो आपको 4 कौन कौन से? ए, आई, ओ, औ। तो ये 4 हो गया। यहाँ पर बताया गया आपको, जैसे चर्चा किए, यहाँ पर 2 भिन्न भिन्न स्वरों के योग से या मिलने से जब नए स्वर का निर्माण होता है उसी को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर के बाद अयोग वाह आता है। अयोग वाह, अयोग वाह, अयोग वाह किसे कहते हैं? जाने थोड़ा सा इसके विषय में। अयोग वाह कहा गया है कि जिनका योग ना हो। तो यहाँ पर ध्यान देना है, जिनका योग ना हो, जिनका योग ना हो उसे जिनका योग ना हो उसे अयोगवाह कहा गया है। अब आपको ध्यान देना है कि अयोगवाह जो है कौन कौन से हैं। तो बताया गया अयोगवाह की संख्या जो है, अयोगवाह की संख्या 2 है। अयोगवाह की संख्या जो है क्या है? 2 है। 3 की संख्या 2 जो है ये कौन कौन से हैं? पहला जो है हमारा अन्न है, दूसरा जो है आहा है। इन्हीं को अयोगवाह कहा गया है, अन्न और आहा को। तो इनकी संख्या क्या है? 2 है। पहला है अन्न और दूसरा आहा। तो इन्हें हम अन्न को बताया गया कि इन्हें क्या कहा गया? अनुस्वार। अनुस्वार। इन्हें कहा गया है कि विसर्ग। विसर्ग क्या कहा गया है? इन्हें अनुस्वार और विसर्ग। यही जो हमारा अनुस्वार और विसर्ग है इनका योग नहीं है। क्या है? जब इनका योग नहीं बन रहा है तो इन्हें अयोगवाह कहा गया है। और इनके विषय में कहा गया है कि अयोगवाह के विषय में याद इसी अनुस्वार और विसर्ग को कहा गया है ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है। आपको ध्यान देना है, ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहा गया है। स्वर और व्यंजन दोनों नहीं है, ना इन्हें स्वर में गिना जाता है ना तो इन्हें व्यंजन में गिना जाता है, इसीलिए इन्हें अयोगवाह की कोटि में रखा गया है। किस कोटि में रखा गया? अयोगवाह। तो इन्हीं को अयोगवाह कहा गया है। इसके बाद हमारा आता है प्लूत स्वर। प्लूत स्वर। तो प्लूत स्वर थोड़ा सुनने में अजीब लगता होगा, लेकिन अब देखते हैं प्लूत स्वर क्या है। प्लूत स्वर बताया गया कि इनका हिंदी में प्रयोग नहीं है। इनका हिंदी में प्रयोग नहीं होता है, इनका प्रयोग संस्कृत में होता है। किस में होता है? संस्कृत में होता है। यह बताया गया कि प्लूत स्वर जो होता है मूल स्वर का, इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण बताया गया है कि इनके उच्चारण में मूल स्वर का तिगुना समय लगता है। इनके उच्चारण में मूल स्वर का तिगुना समय लगता है, इसलिए इन्हें प्लूत स्वर कहा गया है। और इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। त्रिमात्रिक, इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनका संस्कृत में जो प्रयोग होता है ओयम जैसा होता है। कैसा होता है? देखते हैं। ओयम, ओम आदि शब्दों से इनका प्रयोग होता है। अब यहाँ पर खिंचाव होता है मूल स्वर का, तिगुना समय, ज़्यादा समय खिंचाव आता है, इसीलिए इन्हें प्लूत स्वर कहा गया। जैसे ओयम,
ओम आदि शब्दों का जैसे संस्कृत में प्रयोग होता है तो वहाँ पर थोड़ा से खिंचाव आता है, तो वहाँ पर प्रयोग होता है, इसीलिए इन्हें प्लुत स्वर कहा गया है।